नमस्कार, मैं हूं अजय। बुलेटिन की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने प्रयागराज में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सख्त हो गए हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि मौत की प्याली बांटने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वहीं दूसरी खबर, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन का हाथरस मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके बाद कप्पन पर और सख्ती हो सकती है क्योंकि जांच एजेंसियां कप्पन की हिस्ट्री खंगालने में जुटी है। तीसरी खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां पर संदिग्ध मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पीड़िता परिवार ने हत्या का केस कर दिया है, जबकि चौथी तस्वीर डराने वाली है क्योंकि कौशाम्बी में एक महिला ने अपने बेटे और पति की तांत्रिक के कहने पर बलि चढ़ा दी। इन सभी खबरों को बताएंगे आपको विस्तार से। और बड़ी खबर, बॉलीवुड ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कॉमेडियन भारती सिंह को गिरफ्तार किया है। आज दोपहर को एनसीबी ने भारती के मुंबई फ्लैट पर छापा मारा तो उनके घर से गांजा बरामद हुआ। घर में तलाशी के बाद एनसीबी की टीम भारती और उनके पति हर्ष को अपने साथ जोनल ऑफिस ले गई थी। एनसीबी ने भारती और उनके पति के मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिए। दोनों से कई घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें भारती के पति ने गांजा लेने की बात कबूल कर ली है। खबर है कि पकड़े गए ड्रग्स पैडलर की निशानदेही पर भारती सिंह और हर्ष लिम्बचिया के घर पर छापेमारी हुई। इससे पहले जब मीडिया ने भारती से पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पूछताछ के लिए लाया गया है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। इससे पहले एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के घर पर भी छापा मारा था। और संवाददाता अमित राय मेरे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अमित, तो एक और बड़ी कहें बरामदगी। देखिए, निश्चित तौर पे एक देर रात जो है ड्रग पेडलर को जो है खार डांडा इलाके से पकड़ा गया। 21 साल उसकी उम्र है। उसके पास से जो है कुछ कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो है गांजा बरामद हुआ और उसकी निशानदेही पे जो है आज सुबह अंधेरी, वर्सोवा और लोखंडवाला, वो 3 जगहों पे जो है रेड की गई। और रेड जो है भारती सिंह के प्रोडक्शन हाउस और उनके घर पर की गई, क्योंकि पेडलर ने ये बताया कि अगर अभी आप रेड डालते हैं तो आपको उनके घर से जो है क्वांटिटी में जो है ड्रग्स बरामद होगा। क्योंकि देर रात जो है रेड नहीं कर सकते, तो सुबह जो है टीम गई, उन्होंने जो है वहां पर रेड डाली और उनके प्रोडक्शन हाउस और घर से जो है 86.5 ग्राम गांजा जो है वो बरामद हुआ। फिर दोनों को सम्मन दिया गया और दोनों को जो है साथ में ले जाया गया और उन्हें हिरासत दिखा दी गई। उसके बाद पिछले कुछ घंटों से दोनों से पूछताछ की गई और दोनों ने कबूला कि वो ड्रग्स जो है लेते हैं। और जिस तरह से 86 ग्राम ड्रग्स उनके घर और प्रोडक्शन हाउस से बरामद था, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए ही ये काफी था। तो भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पति हर्ष से जो है अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करें तो लैपटॉप, फोन जो है उसको सीज कर लिया गया है और लगातार ये पता करने की कोशिश की जा रही है क्या ये सिर्फ कंजम्पशन ही करती थी या इसको सप्लाई भी किया जा रहा था। ऐसे कितने ड्रग पेडलर से इनके संबंध है, बॉलीवुड के कौन कौन से और टीवी के ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जो ड्रग का सेवन करते थे। इन सारी बातों की जानकारी जो है ली जा रही है। लेकिन अभी की बड़ी खबर है कि भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पति से अभी भी पूछताछ शुरू है। तो अब देखना होगा कि ये भारती की गिरफ्तारी के बाद अब क्या आगे कार्रवाई होती है और उनके पति के साथ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन लगातार गहराता हुआ और हाथरस साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्दीकी कप्पन का पीएफआई कनेक्शन मिला है। कप्पन पीएफआई का ऑफिस सेक्रेटरी था। कप्पन रिपोर्टर के नाम पर दिल्ली मीडिया में घुसा था। आरोपी कप्पन के लैपटॉप की जांच की जा रही है। कप्पन के साथ 3 और आरोपी हैं, उन्होंने अपने जुर्म कबूल किए हैं। बताया जा रहा है कि कप्पन पीएफआई सदस्य के कहने पर हाथरस आया था। पीएफआई सदस्य दानिश कप्पन को गाइड कर रहा था। कप्पन के बैंक डिटेल से पीएफआई कनेक्शन का पता चला है। और हाथरस केस से जुड़ी जांच के बारे में अब तक क्या हुआ है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पीएफआई से संबंधित कई मामलों की तफ्तीश कर रही है और इसी मामले में एक मामला है हाथरस से जुड़ा हुआ है। हाथरस से 4 आरोपियों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। जब उससे विस्तार से पूछताछ किया गया तो उसका संबंध पीएफआई के बारे में बताया गया। लेकिन जब इस मामले में ईडी ने जब विस्तार से तफ्तीश किया तो पता चला कि इन सबों का जो कनेक्शन है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में है और उस व्हाट्सएप ग्रुप को जब खंगाला गया,
खासतौर पर जब इन सबों के मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से जब जानकारी मिली तो भीम आर्मी टॉप 100 नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप पता चला, जिसमें कि कई संदिग्ध जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और किस तरह से हाथरस में जाना है, वहाँ पर जाकर मुस्लिम और दलित समुदाय को एकजुट करके उसको विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। तो इस तरह की जानकारियाँ उस व्हाट्सएप ग्रुप से जानकारी मिली है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जांच का जो एंगल है वो अब आगे बढ़ चुका है और आने वाले वक्त में इस मामले में कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जहरीली शराब कांड पर सीएम योगी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने साफ कर दिया है कि दोषियों पर गैंगस्टर लगेगा, साथ ही संपत्ति जब्त कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। लखनऊ और फिरोजाबाद के बाद प्रयागराज में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जहरीली शराब बेचने वालों की संपत्ति भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने ठेके संचालक की संपत्ति जब्त कर ली है। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घर घर पे भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका भी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर, और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके। दरअसल गांव के ही शराब के ठेके से इन लोगों ने देसी शराब खरीद कर पी थी। शराब पीने के बाद हालत बिगड़ने लगी और सुबह से एक कर 6 लोगों की मौत हो गई। आबकारी विभाग ने शराब के सैंपल जांच के लिए भेजकर सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कभी भी पहुंच सकता है इस मौत की शराब का दायरा आपके भी आसपास? कैसे होगा इनका सफाया? आज रात 8 बजे महाबहस इसी पर। और जहरीली शराब से मौत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी संदीप बिहारी निलंबित कर दिए गए हैं। आबकारी इंस्पेक्टर विजय सिंह समेत 4 लोग निलंबित हुए हैं। आबकारी विभाग के अफसरों पर होगी विभागीय कार्रवाई। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी का बयान आया है। जहरीली शराब से मौत के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत अब बड़ी कार्रवाई होगी। राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार सीएम का तेवर सख्त रहा है इन ऐसे मौत के कारोबारियों के खिलाफ, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से जहरीली शराब से मौत के मामले आ रहे थे, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा नाराज थे, जिसको लेकर उन्होंने आज सुबह यह निर्देश दिया था कि जो भी जहरीली शराब से मौत के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति जब्त कर मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जिसके तहत जो आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी हैं, उन्होंने प्रयागराज के जिला आबकारी अधिकारी संदीप कुमार, इंस्पेक्टर विजय सिंह समेत 4 लोगों को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ जो देसी शराब का ठेकेदार था जिसके कारण ये घटना हुई, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ ही उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खासकर योगी सरकार ये सख्त संदेश देना चाहती है कि अगर कहीं भी किसी भी जिले में जहरीली शराब से मौत होगी तो इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर जहरीली शराब से जुड़े कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ जो अधिकारी संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसका उदाहरण आज ये पेश किया गया है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई अपने आप में चौंकाने वाला है और दहशत पैदा करने वाला साबित हो सकता है अफसरों के लिए। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत अब होगी कार्रवाई। बड़े अफसरों पर सीधे कार्रवाई। जिला आबकारी अधिकारी इंस्पेक्टर विजय सिंह समेत कई निलंबित किए गए हैं और इन पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ में एसपी एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में हत्या का मामला सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस वारदात में राकेश नाम के एक शख्स की हत्या हो गई, जिसे लेकर पीड़ित पिता ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद हो गया। फिलहाल पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
राजधानी लखनऊ में एसपी एमएलसी अमित यादव के घर पर गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एमएलसी अमित यादव के सरकारी आवास पर जन्मदिन का जश्न चल रहा था, तभी अवैध पिस्टल से छेड़छाड़ करने पर गोली चल गई और राकेश नाम के शख्स की मौत हो गई। हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में एमएलसी के करीबी पंकज यादव ने पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में ज्यादातर लोग नशे में ही धुत थे। मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 5 लड़के जो पहले से दोस्त थे, एक विनय नामक लड़के का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें उन लोग शराब भी पिए हुए थे। उसमें विनय नामक लड़के के हाथ से बंदूक, जब वो लोग उसके जो मृतक हैं उनके साथ जो बंदूक को लेकर छेड़खानी कर रहे थे, उस समय जो पिस्टल है, जो कंटीमेट पिस्टल है, उससे गोली चल जाती है। पुलिस मर्डर के एंगल से भी जांच कर रही है। राजधानी में माननीयों को जो फ्लैट मिले हुए हैं उनमें किस तरह के लोग रह रहे हैं, माननीय खुद रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, जो रह रहे हैं उनकी आम शोहरत क्या है, कैसे लोग उसमें रहते हैं, इन सब के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगता है। तंत्र मंत्र के चक्कर में पिता और बेटे की हत्या के मामले में कौशाम्बी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खौफनाक खुलासा किया है। दरअसल इस मामले की जांच पिपरी थाना पुलिस कर रही थी। उनके मुताबिक वकील अहमद को फतेहपुर के तांत्रिक बबलू के तंत्र विद्या सिखाने का भरोसा दिया, जिसके चक्कर में आकर अहमद ने पहले बेटे की हत्या कर दी और फिर पत्नी ने अपने पति की हत्या अपने बहनोई के साथ मिलकर कर दी। इन 2 लोगों की हत्या के बाद मौके से सभी लोग फरार हो गए। इस बात की सुबह जब पुलिस को खबर लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की। जांच से पुलिस को तमाम तरह की पूजा की सामग्री मिली, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ की तो जाकर आरोपियों ने अपने जुर्म कबूल कर लिया है। पत्नी के मुताबिक तांत्रिक के झांसे में आकर उसने पति और बेटे की बलि दे दी, जिसके बाद पुलिस ने साधु समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उसमें मृतक और मृतक की वाइफ ने अपने बच्चे की बलि दी। सबसे पहले बलि देने के बाद उसे जिलाने की प्रक्रिया के दौरान मृतक के उन्होंने अतड़ियों को बाहर निकाल दिया, जो मृतक की पत्नी थी, और इसमें उन सभी लोगों ने उसका साथ दिया, साधु, उसकी वाइफ और उसके बच्चे ने। एलडीए में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए वीसी अभिषेक प्रकाश बड़ी कार्रवाई की है। वीसी अभिषेक प्रकाश ने एलडीए के 3 गेट बंद करवाकर कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान गायब कर्मचारियों और अफसरों पर वीसी ने नाराजगी जताई। लापरवाही पर एक अनुभाग अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। अर्जन विभाग के कर्मचारी को जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। घोटालेबाजों को जेल भेजने की चेतावनी दी है। नायब तहसीलदार और विहित प्राधिकारी का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया। तहसीलदार को फटकार लगाई। 4 बाबुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 6 कर्मचारियों को गोमती नगर पुलिस अपने साथ भी ले गई। पाया गया है उसके अनुरूप अर्जन सेक्शन के माध्यम से एक एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, एक विधिक कार्रवाई, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी स्टार्ट की जाएगी, और जहां जो इलीगल क्रिमिनल एक्ट जहां पे है वो एफआईआर के माध्यम से उसको कराया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर के लिए कार सेवा तो सुना होगा आपने, लेकिन अब मुसलमानों से भी कार सेवा की अपील की जा रही है और भगवान राम को मुसलमानों का पूर्वज बताया गया है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने अयोध्या में कहा कि देश के मुसलमान आगे आकर राम मंदिर निर्माण में कार सेवा करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि देश का हर मुसलमान राम मंदिर निर्माण में 11-11 रुपए दान करे। प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि देश के मुसलमानों के भी पूर्वज भगवान राम हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं इंडोनेशिया की तरह कि आपके पूर्वज राम हैं। आपको राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का अवसर है। हर मुसलमान को 11 रुपए स्वयं जाकर के देना चाहिए। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने दावा किया कि अब राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की बारी है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का ही नंबर है और पहला काशी का है और उसको हम लेकर के ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भाई मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे तो इससे देश के बाहर भी सद्भावना का संदेश जाएगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।
कल सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री सोनभद्र के टांडा फाल जाएंगे, जहां गौशाला में हवन के साथ गौ पूजन करेंगे। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5 करोड़ रुपए का चेक बांटेंगे। इस मौके पर सीएम किसानों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मिर्जापुर में मुख्यमंत्री विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर लखनऊ से वापस लखनऊ के लिए लौट जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियों का काम तेजी से चल रहा है। कल सोनभद्र से जो ग्रामीण पेयजल योजना है उसका शुभारंभ करने के पश्चात लगभग 12:30 बजे के करीब जो है टांडाफाल स्थित गौशाला केंद्र में आएंगे और यहाँ पर गौपाष्टमी महोत्सव के मौके पर पूजा यज्ञ हवन का कार्यक्रम है। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अभी जो ड्रेस सिला है उसके पारिश्रमिक के रूप में 1 करोड़ 11 लाख का जो चेक है उसको देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोलोक की ओर पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने हर हाल में गोहत्या रोकी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोलोक की ओर पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमने गौ तस्करी पर रोक लगाई है। सीएम योगी ने कहा कि कल गोपाष्टमी है, जिसे हजारों सालों से मनाए जाने की परंपरा है। इसके बावजूद कुछ गैर जिम्मेदार लोग गाय का दूध निकालकर सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं। किताब का विमोचन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने गौपालकों को 900 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 लाख गौवंश के टीकाकरण का काम जारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने आवारा गौवंश रखने वालों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। सीएम ने माना कि सरकार में आने के बाद गौवंश को बचाना बड़ी चुनौती थी। हमें गौ तस्करी भी रोकनी थी, अवैध बूचड़खाने भी बंद करने थे, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पर सड़कों पर और खेतों में जो गोवंश विचरण कर रहा था, लावारिस स्थिति में घूम रहा था, उसके लिए भी व्यवस्था देनी थी। योगी सरकार गौहत्या को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठा चुकी है, जिसके लिए गौहत्या विरोधी कानून को और भी मजबूत किया गया। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।